नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर के खम्हारडी इलाके में हुए सनसनीखेज मर्डर मामले में पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। आरोपी को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी मुकेश कुमार बुजुर्ग दंपत्ति का किराएदार था और दीपावली की एक रात पहले बुजुर्ग दंपत्ति के साथ उधार के पैसों को लेकर आरोपी का विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने अपना आपा खो दिया और पास ही रखी हुई नटराज में मूर्ति से बुजुर्ग दंपत्ति पर हमला कर दिया, जिसमें बुजुर्ग की मौत हो गई और उसकी पत्नी बेसुध हालत में गिर पड़ी, जिसे पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी मूल रूप से भोपाल का रहने वाला है और उसने पाकिस्तान के कराची से पढ़ाई की थी। साथ ही आपको बता दें कि हत्यारा हत्या के बाद से ही लगातार देश के अलग अलग शहरों में छिपता फिर रहा था, जिसे रायपुर पुलिस ने चंडीगढ़ से पकड़ लिया है। की वारदात हुई थी, जिसमें अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उसके घर में जो दो दंपत्ति रत्नेश्वर बनर्जी और माया बनर्जी को किसी चीज से, जिसमें एक नटराज की मूर्ति से भी मारने का मामला आया था, जिससे रत्नेश्वर बनर्जी की मौत हुई थी। मौके पर ही माया बनर्जी को हॉस्पिटल में गंभीर अवस्था में एडमिट कराया गया था, जिसमें मुकेश कुमार खरवारी नाम का जो उनके घर का किराएदार, उसको संदिग्ध हालत में विभिन्न टेक्निकल के आधार पर पहचान की गई थी। उसके लिए टीम यहाँ से रवाना हुई थी। टीम ने चंडीगढ़ से उसको पकड़ के लाया है। पूछताछ करने पर उसने बताया कि वो 20 से 25 हजार रुपए उधारी लिया हुआ था रत्नेश्वर बनर्जी से। उसी को वो उस दिन मार गए थे। तो मार गए थे तो ये इसी बात पर विवाद हुआ। विवाद में इसने अचानक वहीं रखे हुए नटराज की मूर्ति, हेलमेट आदि से मारपीट किया था, जिससे रत्नेश्वर बनर्जी की मौत हुई थी। मुकेश कुमार खरवानी को पकड़ा गया है। मुकेश कुमार खरवानी ने जो दोनों मृतक और आहत दोनों के एक सोने की चैन और अंगूठी इसको लेकर फरार हो गया था, जिसको बरामद कर लिया गया है और इससे पूछताछ की इसको चंडीगढ़ से रिमांड को लेके लाया गया है। यहाँ पर भी पूछताछ की जाएगी, पुलिस रिमांड ली जाएगी, आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आरोपी पाकिस्तान के कराची में पढ़ा लिखा है और इंग्लिश अच्छे से बोलता है। इसके कारण ये उससे प्रभावित थे रत्नेश्वर बनर्जी और उन्होंने उनको उधारी दिया था। उसी उधारी को मांगने के दौरान विवाद में इसने नटराज की मूर्ति और हेलमेट आदि से मारपीट किया था, जिससे रत्नेश्वर बनर्जी की मौत हुई। उधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र में पुलिस ने सोमवार को हत्या के आरोपी राजा बेझर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के दौरान पुलिस के कुछ जवानों को भी चोटें भी आई हैं और इस मामले में टीआई मनोज साहू के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम ने घेराबंदी कर राजा को पकड़ा। जानकारी के अनुसार आरोपी राजा बेझर ने हाल ही में दुर्ग में हुए पुलिस एनकाउंटर में मारे गए अमित से पिस्टल खरीदी थी। राजा को हाल ही में जेल से पैरोल पर छुट्टी मिली थी, लेकिन पैरोल खत्म होने के बाद भी वो वापस नहीं गया और शहर में अपनी दहशत फैला रहा था। पुलिस को लगातार इस बारे में सूचना मिल रही थी कि पुलिस ने तुरंत उसे काबू किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस की ओर से इस मामले में सख्त कार्रवाई की जा रही है और आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। थाना टिकरापारा के क्षेत्र के एक राजा बेझर नाम का आरोपी था और 302 मामले में सजायाफ्ता था, जिसे पैरोल पर न्यायालय के द्वारा छोड़ा गया था और पैरोल के बाद से ही, पैरोल की अवधि खत्म होने के बाद से वो कंटिन्यू फरार चल रहा था, जिसको पुलिस के द्वारा रात में घेराबंदी करके पकड़ा गया है। पकड़ने के दौरान जो आरोपी है उसके द्वारा पुलिस के जो हमारे बल थे उसके ऊपर हमला करने का प्रयास किया गया है, लेकिन बहुत ही सूझबूझ से और बहुत ही वीरता और साहस के साथ हमारे जो स्टाफ है थाना टिकरापारा के स्टाफ उन्होंने उसको पकड़ लिया और फिलहाल उसको आज न्यायिक रिमांड पर फिर से भेजा जाएगा। सर, ये फरार के दौरान रंगदारी करता था, वसूली भी कुछ दिनों में करता था, बुलेट भी खरीदे। जो जब से इसका पैरोल खत्म हुआ था तब से पुलिस से फरार था और फरारी के दौरान इसकी इधर उधर शिकायत मिलती रहती थी कि कहीं पे जाके कुछ लोगों को डराना, धमकाना और अन्य तरीके के अपराध में संलिप्तता इसकी कंटिन्यू पुलिस के पास जानकारी मिल रही थी, इसलिए पुलिस के द्वारा कंटिन्यू उसको वॉच किया जा रहा था और टीम बनाकर फाइनली उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उधर रायपुर दक्षिण उपचुनाव के प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने
बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता को प्रलोभन देने के लिए सोने के सिक्के बांट रही है। दीपक बैज ने चुनाव आयोग से इस पर संज्ञान लेने की बात कही है। और साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने दक्षिण उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के मुद्दे और रणनीति को लेकर जानकारी दी। और इसी बीच उन्होंने बीजेपी पर जनता को प्रलोभन देने, अलग अलग सामग्रियां बांटने का भी आरोप लगाया है। साथ ही आपको बता दें कि चुनाव आयोग को संज्ञान में लेने की बात कही। आज दक्षिण विधानसभा चुनाव का प्रचार का अंतिम दिन है और पूरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव प्रचार को सकारात्मक रूप से हम लोग ने चुनाव लड़े हैं। कांग्रेस ने पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ी और कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक चुनाव अभियान में पूरी तरह से सक्रिय रहे हैं और इसी का नतीजा है कि कांग्रेस एकजुटता से चुनाव लड़ रही है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से बिखराव दिखा है, गुटबाजी चरम पर दिखा है और तमाम विधायक मंत्री लेकर बड़े नेता एक तरफ और सिर्फ ये सेवा ही चुनाव लड़ते दिखा है। चुनाव अभियान के दौरान जनता का रूप साफ तौर पर दिखा है कि जनता इस समय दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में बदलाव के लिए आतुर है। इस चुनाव में हमारा मुख्य मुद्दा है कि सरकार की 10 महीने की नाकामी, लूट, हत्या, चोरी, डकैती, महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार और चाकूबाजी, गोलीबारी, कुल मिलाकर बढ़ती अपराध छत्तीसगढ़ की जनता के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। पूरे राज्य में अराजकता का माहौल है। इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और साथ ही सक्रिय चुनाव निष्क्रिय का ये सबसे बड़ा हम लोगों ने चुनाव मुद्दा रहा है जो दक्षिण विधानसभा की जनता चाहते हैं। दक्षिण में आसपास से भाजपा के विधायक होने के बाद भी 24 साल से एक ही पार्टी के विधायक रहने के बाद भी दक्षिण विधानसभा में जो रायपुर शहर के बाकी विधानसभाओं की तुलना में विकास नहीं हुई, इसी से जनता में नाराजगी है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के नेता 5,000 करोड़ की विकास कार्यों का दावा कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, अगर 5,000 करोड़ का आपने अगर विकास किया है दक्षिण विधानसभा में, तो फिर दक्षिण विधानसभा की जनता के लिए तो ये बड़ा अस्पताल खोले होंगे जो हमको चुनाव प्रचार के दौरान कहीं तो दिखा नहीं कि स्वास्थ्य क्षेत्र में दक्षिण विधानसभा बेहतर काम हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में मुझे लगा कि यहाँ 10 इंग्लिश स्कूल खुला हुआ जो दक्षिण विधानसभा के गरीब जनता को सस्ता और सुलभ इंग्लिश माध्यम पढ़ाई के लिए उपलब्ध हो सके। इस प्रचार के दौरान मैं सभी वार्डों में गलियों में घुमा, मुझे कहीं इंग्लिश स्कूल तो दिखा नहीं जो आपके 5,000 करोड़ में शामिल हो। इस तरह से अगर आप 5,000 करोड़ का काम किए हो, कोई छुट्टी
जारी करे सार्वजनिक रूप से, ताकि दक्षिण विधानसभा और काफी क्षेत्र की जनता भी को देख ले। इस चुनाव में वास्तव में देते हैं कि जनता के मन में जो लगातार 5 बार से अधिक गोली मारी हुई है और दीपावली के दिन से 5 दिन के अंदर 9 हत्याएं चाकू मारकर सेंट्रल जेल के गेट के सामने गोलीबारी होना, रायपुर राजधानी जैसे सबसे बड़ा जेल 24 घंटा सुरक्षा के घेरे में ये कानून व्यवस्था सरकार का बहुत होती है। और साथ ही इस समय दक्षिण विधानसभा में जनता बढ़ते हुए अपराध के खिलाफ वोट करेगी, बिगड़ते कानून व्यवस्था के खिलाफ वोट करेगी और निषेधता के खिलाफ वोट करेगी और मदा खिलाफी के खिलाफ वोट करेगी। हमें पूरा भरोसा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी ने मजबूत रणनीति एकजुटता के साथ हम लोगों ने काम कर रहे हैं। इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और साथ ही इस समय आम जनता मतदाताओं को मत बना लिया है कि 34 साल बहुत हुआ, इस समय बदलाव करना है, परिवर्तन करना है और युवा चेहरा को मौका देना है, सक्रिय चेहरा को मौका देना है, ताकि दक्षिण विधानसभा की जनता के सुख और दुख में बराबर भागीदारी बन सके। इसलिए चुनाव बेहद दिलचस्प हो चुका है। एक तरफ 67,000 से जीतने वाली पार्टी और दूसरी इस समय जीत के लिए तरस चुकी जनता में काफी नाराजगी है, शिक्षित युवाओं में नाराजगी है, माता बहनों में नाराजगी है। कहीं भी इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक स्लोगन भी चल रहा है कि मोहन तुमसे बैर नहीं, सुनी सुनी का खैर नहीं। आप इसी से आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बदलाव चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ये सांसद से विधायक, विधायक से सांसद का जो अगला बनने का खेल है, इससे भारतीय जनता पार्टी में युवा कार्यकर्ता और कुछ दावेदार हिंदू आक्रोशित है और उनकी राजनीतिक भविष्य ये दोनों नेताओं ने शब्द चिन्ह लगा दिया है। तो समझता है कि अब एक तरफ युवा चेहरा को मौका देने के बाद भारतीय जनता पार्टी की युवा चेहरा भी चुनाव लड़ने की इच्छुक थी, जो एक चुनाव नेताओं ने उनके भविष्य का प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। तो कहीं न कहीं इसको भी दक्षिण विधानसभा की मतदाता और जनता अच्छी तरह से समझ रही। ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडे अपना रही है। मतलब सोच लीजिए कितना डरी हुई है, बिछिया बांट रहे हैं, पायल बांट रहे हैं, साड़ी बन रहा है, उसके साथ 500 का एक 1,000 का नोट बन रहा है और उसके बाद दारू बन रही है और अंडा गोली भी बन रही है, दांत का गड्डी बन रही है और उसके बाद और क्या सोने के सिक्के भी बन रही है। मतलब सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई। लेकिन इन सब मामलों को लेकर चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव जीतने के लिए खुलेआम संसाधनों का दुरुपयोग कर रही है। और दूसरी चीज, इस समय दक्षिण की विधानसभा की जनता ने ठान लिया है, उनका सोने का सिक्के 1,000 का नोट, साड़ी, कंबल सब ले लेंगे, लेकिन इस समय वो कांग्रेस को देने वाले। ये जनता और मतदाताओं सामने आपसे कुछ भी बात है, अगर उन्होंने मन बना लिया तो निश्चित रूप से
यह है कि बदलाव होगा और कोई दल बल से चुनाव नहीं जीत सकता। जनता जनार्दन हमारे लिए भगवान है और दक्षिण की विधानसभा की जनता ने तय कर दिया है कि बदलाव करना, चाहे सोने सिंह के वहां पे या हीरे जवाहरात वहां पे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस समय बदलाव तय है। उधर कांग्रेस भवन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 3 दिन बाद यानी 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू होनी है, लेकिन धान खरीदी करने वाले 2058 समितियों के लगभग 13,000 कर्मचारी 4 नवंबर से हड़ताल पर हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने 3 सूत्रीय मांगे रखी हैं और पहला ये कि मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी प्रत्येक समितियों को 3-3 लाख का अनुदान दिया जाए। उनके द्वारा भी सभी उपस्थित हैं। सभी सरकार वालों का मैं स्वागत करता हूँ। तो गांधी मेरे पीछे बात नहीं कर रहे हैं, कृपा करके वो गांधी बड़ी गांधी तंत्र वो अल्लाह करना होगा। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश किसानों का प्रदेश और इसीलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। और 5 साल जो हमारी नीति कानून से और उसके कारण से धान करीब 4 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 40 लाख मीट्रिक टन से पहुंचा। और हमारी सरकार में धान खरीदी के लिए 4 बढ़ोतरी हम लोगों ने किया, वृद्धि की और उसके साथ उसे धान खरीद केंद्र है, उसे सीमेंटीकरण, उसे सेल बनाने का भी काम, अगर चोरी जब मंडी की राशि थी वो काम भी हुआ। और हम लोगों ने 3 दिन के अंदर में धान का उठाव हो जाना चाहिए। 3 दिन में किसानों को भुगतान हो जाना चाहिए। और पिछले 2 सालों में आपने देखा होगा कि कोई किसान न गेहूं के चक्कर का आता था, न ही धान खरीदने वो चक्कर लगाते थे। सभी कुछ जो धान जाम हो रहा था, वो भाव भी निरंतर बढ़ते जाता था। और इस तरह से धान सुधार लेके किसान के राशि के भुगतान का बहुत ही सब काम हो रहा है। लेकिन ये सरकार विश्व देश के बनने के बाद ये धान नहीं खरीदना चाहते, ये आरोप हम लोग पिछले समय भी लगा रहे हैं। इससे पहले भी मैंने भी किया, सरकार नहीं चाहती। पहली बात तो ये धान खरीदी 3 नवंबर से 14 नवंबर कर दिया। दूसरा पूरे 75 दिन में 35 दिन लगभग छुट्टी में काम हो जाएगा, तो केवल आप 40,000 दिन बचेंगे। 40 दिन तो धान खरीदी होगा और ये काम लक्ष्य रखते हैं, मतलब प्रतिदिन 3 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी लोग करेंगे। लेकिन बीच में वो फैसला हुआ जहाँ चार लोगों दूसरा अभी तक नया जो आदेश छत्तीसगढ़ जारी किया राज्य सरकार ने, उस आदेश के तहत पहली बात तो ये है कि आज 3 दिन के लिमिट है तो उसको हमने समाप्त कर दिया है।
दूसरी बात यह है कि 28 फरवरी तक के मार्केट को धान उठाने का निर्देश हम लोग समय था। अब मार्केट 31 मार्च कर दिया गया। तीसरी बात यह है कि जो यहाँ धान भाव हो जाता था और पूरा निरंक हो जाता था, तो प्रोत्साहन राशि के रूप में 5 रुपया देते थे। इस वजह से 5 रुपया बैंक को जाता था और 2 रुपया समिति को जाता। अब यह आगे बदल दिया गया है, राशि केवल बैंकों को देना है, समितियों को नहीं जाएगा। और चौथी बात यह है कि धान उठाने की जिम्मेदारी राइस मिलरों की थी, अब लोडिंग कराने की जिम्मेदारी सोसाइटियों को दे दिया गया। इन 4 परिवर्तन सोसाइटियों में किया गया है। जनजातीय संस्कृति प्रकृति से प्रेम करने वाली संस्कृति है। यह संस्कृति सौहार्दता की संस्कृति है। यह संस्कृति परस्परता की संस्कृति है। यह संस्कृति शांति और सद्भाव की संस्कृति है। यह संस्कृति कलाओं से प्रेम करने वाली संस्कृति है। इसलिए हमारी जनजातीय संस्कृति सनातन संस्कृति का मूल है, उसका उद्गम है। जनजातीय संस्कृति को बचाने की चिंता सनातन संस्कृति को बचाने की चिंता के समान है। जनजातीय संस्कृति का गौरवगान सनातन संस्कृति का गौरवगान ही है। यह हम सबका सौभाग्य है कि केंद्र में हमें आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा संवेदनशील प्रधानमंत्री का नेतृत्व प्राप्त है। भारत के जनजातीय समुदायों के उत्थान और उनके यशोगान की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में जो काम हुए हैं, उतने काम इससे पहले कभी नहीं हुए। मैं आज के इस अवसर पर हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूं कि उन्होंने जनजातीय समाज के कल्याण के लिए एक पृथक मंत्रालय बनाकर इन कामों की शुरुआत की थी। हमारे ये नेता भारतीय जनता पार्टी के विचारों से संस्कारित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जनजातीय समुदायों को सम्मान दिया है। भाजपा की पहल पर आज जनजातीय समुदाय की हमारी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति हैं। वही सर्वोच्च पद पर भारत का मान बढ़ा रही हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में जनजातीय समुदाय से आने वाले मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री पद का दायित्व दिया है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम जनमन अभियान, ये 2 ऐसे क्रांतिकारी कदम हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए उठाए हैं। इन योजनाओं से न केवल जनजातीय समुदायों के जीवन में परिवर्तन आएगा, बल्कि संपूर्ण भारतीय समाज अपने स्वर्णिम भविष्य की ओर अग्रसर होगा। अंग्रेजों के समय जनजातीय समाज भारतीय समाज का सबसे उपेक्षित अंग रहा है। यह सिलसिला कांग्रेस के काल में भी जारी रहा। इतने विशाल समुदाय की उपेक्षा करके देश के विकास के केवल खोखले दावे ही किए जा सकते थे, विकास नहीं किया जा सकता, और कांग्रेस ने यही किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय समुदायों की शिक्षा की चिंता की। उन्होंने इन समुदायों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए पूरे देश में एकलव्य विद्यालयों का विस्तार किया है। जनजातीय समाज की आय में बढ़ोतरी के लिए वन धन योजना शुरू की है। इससे इन समुदायों को वनोपजों की बेहतर कीमत मिल रही है और रोजगार के भी लाखों अवसर पैदा हो रहे हैं। मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना में जनजातीय समुदायों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा की गई है।
मोदी सरकार ने